वेलकम टू द किंग ऑफ डायमेंशंस, जहां हर कहानी एक नए डायमेंशन का दरवाजा खोलती है। फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या हॉरर, हर एपिसोड में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का अनुभव। ओपन बुक कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में बस जाएं। अगर आपको कहानियों से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पुष्पिन सब्सक्राइब करो और जग जाओ हमारे इमेजिनेशन के अनंत डायमेंशंस से। एपिसोड 136, शौर्य इन एक्शन। अपनी साधना खत्म करने के बाद शौर्य डायमेंशन से बाहर आ चुका था। बाहर आते ही उसे एक के बाद एक बुरी खबरें पता चल रही थी। परिवार और कंपनी पर कोई अनजान शख्स हमले कर रहा था और ह्यूमन राइट्स वाले उसी के परिवार और कंपनी को मानवता विरोधी बताकर बदनाम कर रहे थे। तभी इतनी देर से शांत बैठा विराज बोला, भाई देख, यहाँ सांगली के परिवार में भी ऐसी ही परिस्थिति है। मगर यहाँ हमारे लोग मारे गए हैं जो कि बड़े चाचा की कंपनी में ऊंचे और महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे थे। हमला करने वालों ने अपना कोई खास मकसद या कारण बिल्कुल नहीं बताया है। शौर्य ने इसे ध्यान से सुना और फिर कुछ सोचते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आभा धीरे धीरे बदलने लगी और फिर उसके सामने सिस्टम ने अपना पैनल खोल दिया और उसके सामने उन लोगों की जानकारी दिखाना शुरू किया जो लोग इस घटना के पीछे थे। शौर्य ने जब इसे पूरी तरह से समझा तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और उसने फोन निकाला और एक कॉल किया। कॉल दूसरी तरफ से उठते ही शौर्य बोला, चीफ, रिटायरमेंट मुबारक हो, मैं वापस आ चुका हूं। शौर्य की आवाज सुनकर चीफ बड़े खुशी के साथ बोले, मुझे मालूम था तुम मुझे वापस आते ही कॉल जरूर करोगे और अब तुम्हारे कुछ पूछने से पहले मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूं। इन सभी घटनाओं के पीछे इस बार हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेस हाउस रायजादा कॉरपोरेशन का हाथ है। ये सिर्फ हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। इन्हें इस बार तुम्हारी पूरी की पूरी कंपनी चाहिए और वे लोग तुम्हें पहले ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम अभी यहाँ नहीं हो तो उन्होंने तुम्हारे परिवार और कंपनी को टारगेट करने की कोशिश की, मगर उनके सारे भेजे हुए लोग बुरी तरह से मारे गए। इस वजह से उन्होंने फिर उसका दूसरी तरह से फायदा उठाने के बारे में सोचा और ह्यूमन राइट्स का उपयोग किया। उन हमलावरों को भी उन्होंने अपनी पावर का उपयोग करके सिर्फ एक आम लोग बताया और तुम्हारे कंपनी और परिवार पर गलत इल्जाम लगाया। अब वे लोग इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी तुम्हारी कंपनी की छवि को खराब करने की कोशिश की है। कंपनी को इसी वजह से कई एशियाई देशों ने अपने देश में ब्लैक लिस्ट करवा दिया है। इसमें कनाडा ने भी तुम्हारी कंपनी पर मानवता विरोधी कृत्यों के लिए कई आरोप लगाए हैं। अमेरिका ने फिलहाल तो सिर्फ दवाई को रोक दिया है, पर उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। मध्य एशियाई देश भी तुम्हारी दवाई को अपने देश में चालू रखे हैं, पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को उन्होंने रोक दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी तुम्हारे उस आर्टिफिशियल शहर का प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। भारत सरकार भी अब इस बात पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये बात सीधे रायजादा बिजनेस हाउस से जुड़ी थी। देश के पूरे टैक्स में से 20% तो रायजादा बिजनेस हाउस अकेला देता है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना यानी सीधे देश के 20% आय का नुकसान करवाना होगा। ठीक है चीफ, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जब कल शाम तक ये सारा मांजरा खत्म होगा तो हम मेरे विला पर बैठकर शांति से कल डिनर करेंगे। शौर्य ने चीफ को बातों बातों में डिनर का न्योता दे दिया और फोन रख दिया। फोन रखकर शौर्य अपनी जगह खड़ा हुआ और कशिश को देखकर बोला, कशिश, नाइट्स ग्रुप को कांटेक्ट करो और उन्हें उन देशों के नाम बता देना जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है। साथ ही उन्हें बता देना कि इसके बाद इन देशों में वे लोग अपने मर्जी की कीमत पर हमारी दवा बेचें, लेकिन याद रहे ये कीमत हमारी कीमत से दुगने से ज्यादा हो, लेकिन कम नहीं। और इस बात का कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से डिक्लेरेशन कर दो। महाराष्ट्र सरकार को एक बार ऑफिशियली मेल करके बता देना कि कल दोपहर तक वे हमारा पेंडिंग पेमेंट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट वापस भेज दे, वरना कल दोपहर के बाद पूरा शहर हम तोड़ना शुरू कर देंगे। और हाँ, मैंने जैसे कहा है वैसे ही उन्हें बता देना, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। फिर शौर्य ने विराज की ओर देखा और बोला, नेशनल ह्यूमन राइट्स के लोगों में से किसी से तुम्हारा अगर कॉन्टैक्ट हो तो मुझे उनके नंबर चाहिए। मैं थोड़ा उन्हें ह्यूमन राइट्स का अर्थ समझना चाहता हूँ। शौर्य की बात सुनने के बाद मन ही मन विराज ने उन लोगों के लिए दुआ मांगी और शौर्य को उनके नाम बता दिए। शौर्य ने सारे नाम अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिए और फिर अपने विला से बाहर निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद शौर्य ने पहने कपड़ों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा और फिर वह कपड़े गहरे नीले रंग के बन गए। इन कपड़ों में शौर्य के सिर से लेकर पांव तक सब कुछ ढक चुका था। उसके साथ शौर्य अपनी जगह से हवा में बिना तलवार के उठने लगा। कुछ ही देर में वह हवा में उड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गया।
दूसरी ओर दिल्ली में रायजादा मैंशन के अंदर विक्रांत रायजादा और उसका पिता किशन रायजादा अपने घर के अंदर स्टडी रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। डैड, मैंने ह्यूमन राइट्स के चीफ से कुछ देर पहले बात की है। उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर दिया है। उन्होंने गीतांजलि कॉरपोरेशन के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट बनाई है। इसमें अब इनका बचना नामुमकिन है। जब वे लोग पूरी तरह अंदर से टूट जाएंगे तब हम उन्हें बेचने का ऑफर देंगे और इस तरह उनकी करोड़ों की कंपनी को हम कौड़ियों के दाम में खरीद लेंगे। नहीं विक्रांत, तुम अभी उस शौर्य को नहीं जानते। वो बहुत ही शातिर बिजनेसमैन है। उसके वापस आने पर अगर उसे पता चल जाता है कि हमने उसकी कंपनी उससे हथिया ली है तो वह समझ जाएगा कि इन सारी बातों के पीछे हमारा हाथ था। इसकी आप चिंता मत कीजिए डैड। मेरे लोगों द्वारा मुझे ये बताया गया है कि वह अभी तक वापस नहीं आया है और जिस दिन वह वापस आता है उस दिन हम खुद को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि हमने उल्टा उसकी कंपनी खरीदकर उस पर एहसान किया है। वैसे भी एक बार हम उसके फैक्ट्री को कब्जे में ले लेंगे तो उसका फॉर्मूला और उसकी पूरी प्रोसेस वैसे भी हमारे हाथ लग जाएगी। फिर वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी किशन चिंता से बोला, तुम्हें लगता है एक बात समझ में नहीं आई? उसकी कंपनी की नींव खून से सजी है और उसकी कंपनी के अंदर जाने वाला हर वह आदमी मारा गया है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने गया था। तुम्हें अगर पता नहीं तो याद दूं कि जतिन के साथ क्या हुआ था। उसकी लाश भी उसके घर वालों को नहीं मिली है। ये सुनकर विक्रांत थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, हम उसके सामने अच्छे होने का पूरा दिखावा करेंगे और पीछे से हम अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का उपयोग करके उसे अंदर से खोखला कर देंगे और साथ ही ये ह्यूमन राइट्स वाले उसे ऐसे थोड़े ही जाने देंगे। इतने लोगों को मारने के बाद उसे फांसी होना तो तय है। तभी उनके कमरे के अंदर आवाज गूंजी, प्लान तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया, मगर क्या है ना कि तुम्हारा प्लान कभी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। जब किशन और विक्रांत ने उस दिशा में देखा दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने एक लड़का पूरी तरह गहरे नीले कपड़े में ढका हुआ था। उसकी आवाज बहुत ही डरावनी लग रही थी। डरते डरते विक्रांत ने उसे पूछा, के कौन हो तुम? और इस वक्त हमारे घर के अंदर कैसे आए? ये सुनकर उस नकाबपोश के अपने चेहरे से नकाब हटाया और बोला, अरे मैं तो वही हूँ जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे थे। मुझे लोग शौर्य कहते हैं और मैंने मेरे कंपनी की नींव लोगों के लाशे पर ही तो रखी है और आज मैं यहाँ 2 और लाशें जोड़ने के लिए आया हूँ। शौर्य को दोनों अच्छे से पहचानते थे। शौर्य को देखकर किशन की घिघी गई। शौर्य, तुम कैसे यहाँ आ गए? मैं इसे देख शौर्य बोला, अबे बकरे की तरह मैं क्या कर रहा है? अब सीधे बोलना, क्या कहना चाहता है तू? वैसे भी तेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है तो फिर तू मेरी कंपनी के क्यों पड़ा है भाई? औरवत, और तूने मेरे परिवार को भी टारगेट किया, वह भी बिना वजह के। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? तुझे चुपचाप जीना अच्छा नहीं लगता जो तू ऐसे बेवजह उंगली करने मेरे पीछे आ गया? ये सुनकर विक्रांत बोला, ये देखो शौर्य, ये एक बिजनेस है, हम ऐसी चल सकते हैं। अगर तुम भी हमसे मुकाबला करना चाहते हो तो सीधा बिजनेसमैन की तरह मुकाबला करो और अपनी कंपनी को बचाओ। विक्रांत की बात सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, कई लोगों की जान लेने के बाद तू कह रहा है कि ये बिजनेस है? अरे बेवकूफों के सरदार, ये बिजनेस कभी का एक खुला जंग का मैदान बन चुका है। तुम्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि शुरुआत सामने वाला करता है पर अंत हमेशा मैं करता हूँ। इसके बाद शौर्य ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा और विक्रांत को बिना छुए हवा में उठा दिया और उसकी हड्डियां शरीर के अंदर ही तोड़ दी। उसने उसकी हड्डियां को कुछ इस तरह तोड़ा कि उसकी हड्डियों का पावडर बन गया था। जब शौर्य ने उसे नीचे फेंक दिया तो वह जीवित था, मगर उसके रीढ़ की हड्डी के अलावा एक भी हड्डी उसके शरीर में नहीं बची थी। उसके बाद शौर्य ने किशन को देखा और बोला, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कि तुमने बेगुनाहों को मरवा दिया? अब उसकी सजा तो तुम्हें भी उसी तरह मिलेगी। तू अब मेरा नाम जाते जाएगा जब तक तेरा स्वाहा न हो जाए। इतना कहकर शौर्य ने किशन को हवा में ही एक पंच मारा और उसके सारे अंतर्गत अंग घायल हो गए। शौर्य ने तुरंत अपना मास्क अपने चेहरे पर लगाया और उस रूम से गायब हो गया। शौर्य अपने विला पर वापस लौट आया था। उसने अपने कपड़े बदल लिए और बेड पर लेट गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य अपने ऑफिस पहुंचा और मीडिया को खबर लग गई कि शौर्य वापस लौट आया है। कुछ ही देर में उसकी कंपनी के बाहर कई मीडिया वाले कैमरे के साथ खड़े थे। शौर्य ने उन्हें ऐसे देख उनके लिए एक मीटिंग हॉल में कॉन्फ्रेंस रखी। कुछ ही देर में सभी मीडिया वाले शौर्य के सामने खड़े थे और शौर्य पर शाब्दिक हमले करने के लिए तैयार बैठे थे। शौर्य ने सभी को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोला, मुझे आशा है कि ये कॉन्फ्रेंस लाइव होगी ताकि इसके बाद जो भी आप लोग सुनोगे और मैं जो भी आपको बताऊंगा उसे पूरा देश ध्यान से सुनेगा।
शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरी कंपनी को मानवता विरोधी बताया है, पर क्या आप में से कोई बताएगा कि ये लोग जो मेरे कंपनी के अंदर हथियार लेकर आए थे, क्या वे यहाँ पिकनिक मानने के लिए आए थे क्या? ये सुनकर एक मीडिया कर्मी उठा और बोला, वे लोग भले अंदर हथियार लेकर आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग हमला करने आए थे, लेकिन तुम्हारे लोगों ने उन्हें जान से मार दिया। इसके अलावा आप लोग उन्हें बंदी बनाकर पुलिस के हवाले कर सकते थे। शौर्य ने उसकी दलील सुनी तो उसने उस आदमी को ध्यान से देखा और बोला, आतिश गौतम, उम्र 32 साल, इस वक्त वन मीडिया ग्रुप में एक एग्जीक्यूटिव रिपोर्टर के पद पर काम कर रहे हो। अपने चाटुकारिता के दम पर एक ही साल में 2 बार प्रमोशन लिया। कल रात तीसरे प्रमोशन के लिए अपने बॉस के पास अपनी बीवी को कल रात को ही छोड़कर आए हो। आज तुम्हारी बीवी तुम्हारे बॉस के साथ गोवा के डॉल्फिन रिजॉर्ट पर मजे कर रही है। पिछले महीने रास्ते पर एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त वह बहुत घायल हुआ था और उसे असहनीय दर्द हो रहा था। और उसकी बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त तुम अपनी गाड़ी में वहीं से जा रहे थे। तुम अपनी गाड़ी से उतरकर तुरंत उसके सामने गए और उस लड़के को रास्ते के बगल में लाया। फिर तुमने उसे पानी पिलाने बजाय या फिर उसे दवाखाने ले जाने के बजाय तुमने अपना मोबाइल निकाला और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की और उस लड़के को पूछा, आपको कैसा लग रहा है इस एक्सीडेंट के बाद? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्यों हुआ? और हाँ, तुम्हारे सवाल सुनकर उस बाइक सवार ने अपना दर्द भूलकर तुम्हें अपने जख्मी हाथों से पकड़कर कुत्ते की तरह मारा। और मजे की बात तो ये थी कि उसी जख्मी लड़के ने तुम्हें और खुद को अखीर दवाखाने में एडमिट किया। इस घटना से तुम्हें मानवता का पाठ मिल चुका होगा, लेकिन तुम फिर भी मुझे मानवता का ज्ञान दे रहे हो। भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शौर्य की बात पर उस रिपोर्टर का मुंह काला हो गया। तभी एक लड़की खड़ी हुई और बोली, आप बात को बदल रहे हैं मिस्टर शौर्य, आप मुद्दे पर आइए। हमें बताइए कि आपने उन्हें पकड़ने के बजाय मारा क्यों? ये सुनकर शौर्य ने उस लड़की को देखा और बोला, गुड क्वेश्चन मिस सहाना। तो फिर मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या उस दिन जब आपको कुछ गुंडों ने घेर लिया और पकड़कर जबरदस्ती कर रहे थे, आपने उनके नशे का फायदा उठाया और पास ही पड़े पत्थर से एक गुंडे के सिर पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी जगह पर मौत हो गई थी? लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि आपको नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। क्या आप भी उस वक्त उसे पकड़कर रखती और पुलिस को बुलाती? फिर पुलिस इस बात पर कार्यवाही करती, लेकिन आपने तो अपने बचाव में उस बेचारे गरीब इंसान की जान ली, तब आपकी मानवता कहाँ गई थी? शौर्य का उल्टा सवाल सुनकर वह लड़की तुरंत शर्म से नीचे बैठ गई। तभी शौर्य सभी को देखकर बोला, जो लोग मारे गए वे सब के सब कोई संत महात्मा नहीं थे, बल्कि छठे हुए गुंडे और खूनी लोग थे, और वे लोग मेरे कंपनी के अंदर सुरक्षा नियमों को न मानते हुए अंदर घुस आए थे। उनसे मेरे कंपनी के लोगों को बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ा, इसमें कौन सी गलत बात थी? मेरे परिवार के एक सदस्य की कंपनी पर भी हमला हुआ था और उसमें उनके कई सीनियर लोगों को उस दिन उन गुंडों ने चुन चुन कर मारा। तब तुम्हारी मीडिया क्या कर रही थी? तुम्हारी पुलिस क्या कर रही थी? अब बोलो, क्या हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए ह्यूमन राइट्स वालों की परमिशन लेनी पड़ेगी? शौर्य के इस बात पर इस बार कोई कुछ नहीं बोला। इसे देख शौर्य बोला, सभी लोग कान खोलकर सुन लो, मेरी कंपनी और परिवार पर जिन्होंने हमला किया है और इन सभी घटनाओं को चंजा दिया है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। मैं उन्हें आज शाम तक का समय देता हूं। अगर उन्होंने मेरे नुकसान के लिए मुझे इसका कंपनसेशन नहीं दिया तो कल का सूरज उनके लिए नहीं होगा। शौर्य की इस बात पर एक मीडियाकर्मी ऑब्जेक्शन लेते हुए बोला, मिस्टर शौर्य, आप इस तरह कैमरे पर खुली धमकी नहीं दे सकते। इस बात पर शौर्य उसे मुस्कुराकर देखकर बोला, जो मुझे अच्छे से जानते हैं उन्हें ये पता है कि मैं धमकी नहीं देता। तभी एक मीडियाकर्मी का फोन बजा और जब उसने उसे उठाया तो उसे दूसरे तरफ से एक खबर मिली, जिसे सुनकर उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बच गया। जब दूसरे मीडियाकर्मी ने उससे पूछा तो उसने बताया, कल रात विक्रांत रायजादा और उसके पिता किशन रायजादा ने खुदकुशी की है। जब उनकी बॉडी मिली तो पता चला कि आत्महत्या करने से पहले ही वे दोनों बुरी तरह घायल थे, और फिर जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो दोनों पिता पुत्रों ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर दी। उनके सुसाइड नोट के अनुसार वे दोनों अपने परिवार को बचाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात तुरंत वहां आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान परेशान था, लेकिन एक इंसान इसे सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या किशन और विक्रांत की आत्महत्या सच थी या ये कोई साजिश थी? क्या ह्यूमन राइट्स वाले शौर्य इतना कुछ होने के बाद छोड़ देंगे? एपिसोड 137, लाख दुखों की एक दवा। शौर्य ने मीडिया के सामने अपनी बात खुलकर रखी और उसके साथ ही उन्हें उसके यहां होने वाली मौतों को जस्टिफाई भी कर दिया। जाते जाते शौर्य ने मीडिया के सामने अपने दुश्मनों को धमकी भी दे डाली थी। इधर ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के घर पर वह डर के मारे कांप रहा था।
उसने कल ही 1000 पन्नों की चार्जशीट गीतांजलि कॉरपोरेशन के खिलाफ रेडी कर दी थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके सपोर्टर दोनों रायजादा पिता पुत्रों ने आत्महत्या कर ली है, वह डर के मारे ठंडा पड़ गया था। उसे अब अच्छे से पता चल चुका था कि शौर्य उसके पास कभी भी आ सकता है और उसके बाद उसका जो होगा वो तो खुद भगवान भी नहीं बता पाएंगे। तभी उसने अपना फोन निकाला और फेसबुक लाइव स्टार्ट किया। उसने अपने माथे का पसीना पूछते हुए कहा, सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। जैसे कि मिस्टर शौर्य ने मीडिया पर बात दिया है कि ये सब उन्होंने बचाव में किया था, इसीलिए जो लोग मरे गए वे सब एक दुर्घटना में मरे गए हैं जिसे उन्होंने खुद अपनी इच्छा से अंजाम दिया गया था। कुछ देर पहले मुझे इन्वेस्ट रिपोर्ट भी मिली हुई है और उसके हिसाब से ये बात साफ है कि इस घटना में गीतांजलि कॉरपोरेशन निर्दोष है। साथ ही अग्निहोत्री परिवार के सदस्यों पर लगाए गए आरोपों को भी हम वापस लेते हैं। मैं हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से शौर्य और उनकी कंपनी से माफी मांगता हूं। इतना कहकर कमिश्नर ने अपना वीडियो फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। इसे मीडिया ने भी तुरंत उठा लिया और पूरे देश भर में फैला दिया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में रायजादा फैमिली के वारिसों के मौत के बाद कई देश शौर्य की दवाई को फिर एक बार अपने देश में लाना चाहते थे, लेकिन नाइट्स ग्रुप ने दवाई की कीमत दुगने से ज्यादा बता दी, जिसे सुनकर उन देशों ने अपने अपने फोरम से गीतांजलि कॉरपोरेशन से माफी मांगी, पर इसका शौर्य पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर उन देशों ने उन्हीं बढ़ी हुई कीमतों पर उन दवाइयों को खरीद लिया। इसके उल्टा कनाडा के राष्ट्रपति ने खुद मीडिया में आकर गीतांजलि कॉरपोरेशन के इस हरकत पर बहुत कुछ भला बुरा कहा और इस बढ़ी हुई कीमत को बिजनेस स्टैंडर्ड के खिलाफ कहा। लेकिन इसके जवाब में शौर्य ने कनाडा के लिए एक एक्सक्लूसिव प्राइस 10 लाख प्रति बोतल कर दिया। और उनके नागरिकों को ये प्राइस दुनिया के किसी भी कोने में उतनी ही देनी पड़ेगी। फिर वो भारत में आकर भी उसे खरीदेंगे तो भी उसकी कीमत उनके लिए उतनी ही रहेगी। अपने अंतरराष्ट्रीय समस्याओं से निपटने के बाद शौर्य ने अपना मोर्चा देश के अंदर की समस्याओं पर मोड़ दिया। उस दिन दोपहर को महाराष्ट्र सरकार ने शौर्य के ऑफिस पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट की पेमेंट का चेक भेज दिया था। जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसे जिया और प्रिया मिली। वे दोनों हाथ में कॉलेज एग्जाम के हॉली टिकट पकड़कर खड़ी थी। शौर्य इसे देख तो उसे याद आया कि उसकी एग्जाम भी नजदीक आए होगी। शौर्य को घर पर देखकर दोनों बहनों ने उसे गले लगाया और सारी प्रॉब्लम को एक झटके में हल करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। तभी जिया ने शौर्य का हॉल टिकट अपने पर्स से निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। शौर्य ने उसे ध्यान से देखा और फिर उसने एग्जाम की तारीख देखी जो दिवाली के छुट्टी के बाद नवंबर के आखिरी हफ्ते की थी। शौर्य ने उन्हें धन्यवाद दिया। शौर्य उसके बाद अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, तभी जिया थोड़ा झिझकते हुए बोली, भाई क्या आप दिवाली पर द्वारिका नहीं आएंगे? आप अगर आ जाते तो सिया को भी अच्छा लगता। उसकी बात सुनकर शौर्य ने जिया को देखा और बोला, ऐसा नहीं है कि मैं वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन अब वह घर मुझे अपनों का नहीं लगता है। वहां रहने वाले लोग अब मेरे लिए अनजान है। रही बात सिया की, तो मैं उससे खुद दिवाली के बाद मेरे पास रहने के लिए लेकर आने वाला हूं। तुम दोनों तो वैसे भी मेरे पास हो। ये सुनकर जिया और प्रिया चुप हो गई। उन्हें भी अच्छे से पता था कि अगर वे दोनों बहनें नहीं होती तो शौर्य उन्हें भी कभी इतनी अहमियत नहीं देता। वे दोनों फिर इसके आगे कुछ नहीं बोल पाए और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद शौर्य हॉल में सोफे पर बैठ गया और फिर अपने अगले प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगा। तभी विराज और इशिका विला पर पहुंच गए। शौर्य को देखकर विराज बोला, यार भाई तू तो सिर्फ अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को झुका सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सुनकर शौर्य ने उससे टोकते हुए कहा, हाँ रहने दे, अब ये बता कि घर पर क्या हाल है? क्या सारे लोग पीछे हटे हैं या नहीं? शौर्य को जवाब देते हुए विराज उछलकर सोफे पर बैठ गया और बोला, जब तूने बता दिया तो प्रॉब्लम कैसे रहेगी? सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं। साथ ही साथ दादाजी से उन लोगों ने घर पर आकर माफी भी मांगी है। और हाँ, बड़ी चाची ने तुम्हें घर बुलाया है दिवाली के लिए। मैं और इशिका ठहरे पुलिस वाले तो हम नहीं जाएंगे, तुम तो जाओ। उसकी बात सुनकर शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर इशिका को देखकर बोला, भाभी वैसे शादी कब कर रहे हो? अगर हो सके तो जल्दी से मुझे बता दो ताकि मैं एक डेट फाइनल कर सकूं। वैसे भी तुलसी विवाह के बाद शादियों का सीजन चालू हो जाता है। शौर्य की बात सुनकर इशिका शर्मा गई तो विराज बोला, अरे भाई तारीख का क्या, तुम बोलो वह तारीख होगी। आखिर हमारे शादी में मैं तो चाहता हूं कि तुम मंगलाष्टक बोलो और हमारी शादी अपने हाथों से संपन्न करो। विराज की बात सुनकर शौर्य ने उसे एक हल्का धक्का दिया और बोला, अग्निहोत्र के मंत्र बोलता हूं तो क्या शादी के भी मंत्र बोलूंगा तुम्हारे लिए? मैं कोई भज्जी नहीं हूं। विराज ने ये सुना तो बोला, मेरे और इशिका के लिए तू ही भज्जी है।
तू कुछ भी कर, शादी तो तू ही रचाएगा हमारी। विराज की बात पर शौर्य ने अपना सिर न में हिलाया और मन में बोला, इस चिपकू का कुछ नहीं हो सकता। तभी शौर्य का मोबाइल बजा। जब उसने देखा कि ये बड़ी चाची का कॉल है तो उसने तुरंत उठा लिया। उसके उठाते ही चाची की प्यार भरी आवाज आई, कैसे हो शौर्य? तुम्हें तो हमारी याद नहीं आती लेकिन हमें तो आती है। वैसे मेरा बेटा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत हैंडसम लग रहा था। प्रणाम चाची, मैं बहुत बढ़िया हूँ और साथ ही हैंडसम तो हूँ ही। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है, आखिर आप ही मेरा परिवार हो। शौर्य की बात सुनकर चाची बोली, तू जब मुझे चाची कहता है न तो बहुत पराया महसूस होता है। एक काम कर, तू हमें माँ कहा कर। उनकी बात सुनकर शौर्य थोड़ी देर के लिए एकदम से शांत हो गया। उसकी आवाज रूंध गई और एकदम धीरे से बोला, माँ। उसकी आवाज सुनकर चाची के आंखों से आंसू छलक गए। वह भी भरी आवाज में बोली, मेरा बेटा है तू, आज से मैं तुम्हें असली माँ का प्यार दूंगी जो तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं दिया। उनकी बातें सुनकर शौर्य के आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उसके दिल में एक मीठा सा दर्द उभर आया। ये दर्द उसे बचपन में अपनी माँ को देखने से महसूस होता था। आज उसे ये दर्द फिर महसूस हुआ, लेकिन इस बार एक अंतर था। इस बार वह जिसे माँ कह रहा था वह भी उसे उसका बेटा कह रही थी। शौर्य ने उसके बाद कुछ देर तक इधर उधर की बातें की और फिर फोन रख दिया। दूसरी ओर अग्निहोत्री मैंशन में सब लोग आज फिर मैन हॉल में एकत्रित हो गए थे। आज के मीटिंग का विषय था आज की शौर्य की प्रेस मीटिंग। शौर्य ने सिर्फ एक ही बार में सभी प्रॉब्लम्स को दूर उड़ा दिया था, लेकिन आज दुष्यंत खास खुश नहीं था। हर बार शौर्य के कारण उसे और रागिनी को टारगेट किया जाता है, इस वजह से वह बहुत परेशान हो चुका था। वहीं रागिनी अब शौर्य को दोष देने की हालत में नहीं थी। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि वह शौर्य को भूल जाए, पर शौर्य किसी न किसी तरह से उसके सामने आ ही जाता है। उसे फिर एक बार उसके हाथ के नीचे काम करने वाले उस क्लर्क की बात याद आने लगी। उस क्लर्क ने उस दिन उसके केबिन में आकर उसे मिठाई दी और उसे बोला, मैडम आज मेरा बच्चा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पास हुआ है। उसने इसे तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया है। ये सुनकर रागिनी ने न रहकर उससे पूछा, क्या आप सच में इस बात पर इतने खुश हैं? क्या आपको बुरा नहीं लगा कि वह पहले 2 प्रयासों में फेल हो गया? ये सुनकर वह क्लर्क बोला, मैडम जी वो क्या है ना कि वह मेरा बेटा है, फिर वह पढ़ने में कितना भी कमजोर हो लेकिन वह पूरी मेहनत करता है और इस बार उसने आखिर कामयाब हासिल कर ली है। मुझे तो उस पर गर्व है कि उसने कभी हार नहीं मानी। मेरा बड़ा बेटा बोर्ड का टॉपर है और उस वक्त भी मैं इतना खुश नहीं था क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। लेकिन मैंने कभी अपने दोनों बेटों के बीच कभी तल्लीनता के आधार पर फर्क नहीं किया। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे एक जैसे हैं। उसकी की बात रागिनी को किसी खंजर की तरह लगी थी, क्योंकि उसकी इसी हरकत से आज वह अपना बेटा गवा बैठी थी। आज उसका बेटा उसे मुड़कर भी नहीं देखता। तभी वह अचानक दुष्यंत की आवाज से होश में आई, बाबूजी आपको अब उस लड़के का नाम इस घर में लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम भी तो उसके वजह से ही यहाँ हुई है। उसके दुश्मन आज भी हमें उसका परिवार मानते हैं और छोटी छोटी बातों पर हमें सीधा टारगेट करने पहुंच जाते हैं। अब मैं तंग आ चुका हूं उस लड़के से। दुष्यंत की बात सुनकर राकेश और दीनानाथ उसे घूर कर देखने लगे। तभी बड़े चाचा बोले, भले ये मुसीबतें उसकी वजह से हम पर आती है मगर उसके वजह से हम लोग सुरक्षित रहते हैं ना। तो बेवजह उसे जिम्मेदार ठहराना बंद कर दो और खुद को भी उसके लायक बनाओ कि तुम पर बार बार कोई कार्यवाही होने की जरूरत ही न पड़े। अपने बड़े भाई की बात सुनकर दुष्यंत चुप हो गया। तभी दीनानाथ बोले, कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। मुझे लगता है कि शौर्य भी यहाँ जरूर आएगा। भले वह अब हमें अपना नहीं मानता लेकिन तुम लोग फिर भी एक बार कोशिश जरूर करना उसे अपना बनाने की। दीनानाथ की बात सुनकर सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी दीनानाथ को उसके मोबाइल पर फोन आया। जब उसने स्क्रीन पर फ्लैश होने वाला नाम देखा तो वह तुरंत चौंक गया। ये फोन बड़े दादाजी का था। दीनानाथ ने अपना फोन उठाया तो दूसरी ओर से बड़े दादाजी की आवाज आई, दीनानाथ मैंने तुम्हें इस वक्त फोन किया है क्योंकि मैं और मेरा परिवार शौर्य के पास 2 दिनों बाद छुट्टी के लिए जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि अगर हो सके तो तुम भी दिवाली के लिए मुंबई आ जाना। मुझे पता है तुम्हारा परिवार शौर्य के सामने जाने के लायक नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि तुम भी देखो कि मेरा परिवार कैसे रहता है, और हो सके तो शौर्य के मन में तुम लोगों के लिए जो नफरत है उसे मैं कम करने की कोशिश करूंगा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर दीनानाथ को एक आशा की किरण नजर आई। उन्होंने खुशी से इस बात पर हाँ कहा और फिर फोन रख दिया। दीनानाथ ने ये खबर अपने परिवार को दी। ये खबर सुनकर रागिनी के चेहरे पर एक खुशी की लहर आ गई। आखिर उसे अपने बेटे से मिलने का मौका जो मिल रहा था।
दूसरी ओर शौर्य इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रहा था। उसे इस वक्त किसी भी बात की चिंता नहीं हो रही थी और उसे खुद कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। तभी विला के गेट पर एक काले रंग की कार आकर रुकी। ये एक ऑडी की हाई एंड कार थी जो कि बुलेट प्रूफ भी थी। कार का दरवाजा खुला और एक 60 साल का बूढ़ा आदमी नीचे उतरा। उसके पीछे 2 14 और 15 साल के लड़के और एक मध्यम आयु की औरत भी नीचे उतरी। उन लड़कों ने तुरंत पीछे जाकर गाड़ी के डिक्की से 2 बड़े बैग निकाले और उन्हें लेकर वे उस बूढ़े आदमी के पास आकर रुक गए। तभी शौर्य, जो अब तक दरवाजा खोलने पहुंच गया था, उसने दरवाजा खोला और उनका बड़ी मुस्कान के साथ स्वागत किया। मुझे पता था कि आप सही समय पर पहुंच जाएंगे चीफ। आपका स्वागत है। शौर्य ने उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उन्हें अंदर बुला लिया। तभी चीफ शौर्य की टांग खींचते हुए बोले, तुम अब मुझे ऑफिशियली दादाजी बोल सकते हो। तुम्हारे मुंह से मुझे चीफ बुलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शौर्य नीचे सुना तो वह खुश हुआ और बोला, जरूर दादाजी, अभी से आप मेरे दादाजी हो गए हो। तभी दादाजी अपने साथ आए लोगों की ओर इशारा करते हुए बोले, ये दोनों मेरे पोते हैं। बड़े का नाम अरुण है और छोटे का नाम वरुण है और ये मेरी बहू है उषा है। शौर्य ने उन्हें देखा और एक बड़ी सी स्माइल दी और बोला, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी यहाँ कंफर्टेबल होंगे। शौर्य फिर अपनी नज़र एक बार वरुण और अरुण पर डाली और बोला, क्या तुम दोनों तैयार हो अगली ट्रेनिंग के लिए? शौर्य के सवाल पर दोनों ने एक साथ कहा, जी सर। शौर्य ने फिर सभी को उनके कमरे दिखाए और फिर नीचे आकर किचन में चला गया। शौर्य ने आज खुद सभी लोगों के लिए खाना बनाया। उसने आज का खाना खास डायमेंशन के सब्जियों से बनाया था। शाम को सभी लड़कियां और विराज भी नीचे आए। घर में रहने वाले इतने लोगों को देख चीफ तो पहले हैरान हुए, लेकिन शौर्य ने फिर उन सभी का परिचय करवा दिया। साथ ही चीफ और उनके परिवार का भी परिचय सभी से करवा दिया। लेकिन इस वक्त वरुण और अरुण की नजरें बार बार कशिश को देख रही थी। तभी वरुण चुप नहीं रह सका और बोला, दीदी, क्या आपके घर में कोई डॉक्टर है? क्योंकि मैंने आपके जैसी एक डॉक्टर को देखा था। वो वैसे तो बहुत अच्छी थी, मगर उस दिन मेरे दोस्त को उसने ऐसा सबक सिखाया कि मुझे आज भी उसका चेहरा दिखे तो मेरी हवा टाइट हो जाती है। वरुण की बात सुनकर शौर्य, जो जूस पी रहा था, वह उसने विराज के ऊपर थूक दिया। शौर्य को उस लड़के जैसी दिखने वाली लड़की की झलक दिखाई दी। शौर्य ने फिर वरुण को देखा और बोला, क्या वह लड़कों की तरह दिखते थी? और क्या उसकी हाइट भी लड़कों की तरह थी? और हाँ, उसके हाथ में एक लड़कों की तरह घड़ी थी। इसे सुनकर वरुण ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी शौर्य बोला, बाप रे, अच्छा हुआ तुम लोगों ने उसे परेशान नहीं किया, नहीं तो वह डायन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती। तभी विराज अपने चेहरे से जूस को पोंछते हुए बोला, शौर्य, तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तुम एक लड़की के बारे में इन छोटे बच्चों के सामने ऐसा कैसा बोल सकते हो? ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक सिकुड़ी और बोला, वो खुद कंफ्यूज है कि वह लड़का है या लड़की, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तभी कशिश बोली, वह ऐसी नहीं है, बस उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है और वह थोड़ी शरारती भी है। तुम डरो मत, जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह सबसे अच्छी दीदी है। ये सुनकर वरुण और अरुण ने इस बात पर हल्के से अपने सिर को हिलाया और एक बार और खाने पर टूट पड़े। क्या शौर्य की लाइफ में अब सब कुछ इतना शांत हो चुका है, या फिर यह है किसी बड़े संकट के आने से पहले की शांति? क्या होगा जब पूरा अग्निहोत्री परिवार शौर्य से मिलने मुंबई आ जाएगा? अब क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ एपिसोड 138, अद्विका और शौर्य के शिष्य। शौर्य और चीफ का परिवार रात को खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। सभी ने जमकर खाना खाया था तो सभी को बेड पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह 4 बजे शौर्य की आंख खुली और वह उठकर अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने बाहर निकल गया। सुबह सुबह शौर्य जिस पार्क में चला गया था वहां बैठकर उसने थोड़ा ध्यान लगाया। उसके बाद अपना वार्म अप किया, फिर एक हल्की दौड़ लगाकर पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मुंबई के प्रदूषित वातावरण में भी पार्क के अंदर ताजी और शुद्ध हवा थी जो सीधे समुद्र से आ रही थी। शौर्य जब बेंच पर बैठकर आराम कर रहा था तभी उसे दूर ट्रैक सूट में दौड़ते हुए एक लड़की दिखाई दी। जब वह दौड़ते हुए शौर्य के नजदीक आई तो शौर्य के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई और दिल की धड़कन बढ़ गई, मानो उसका दिल कह रहा हो, ये वही है जिसका मुझे इंतजार था। तभी सिस्टम ने ताना मारा, लो आ गई महारानी साहिबा तुम्हारे नाम का मूंग दलने। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य बोला, तुम्हें क्या पता इस लड़की को पटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जनरल विक्रम को तो मैंने पहले ही पटा लिया है, लेकिन ये है कि मुझे अभी तक सीरियस नहीं लेती। तभी वह लड़की शौर्य सामने से अपनी धुन में उसे बिना देखे ही चली गई।
उसके लंबे काले बाल किसी शिखा की तरह हवा में ऊपर उड़ रहे थे जिन्हें उसने एक रबर के बो से सिंगल जुड़े में बांधा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसकी छोटी छोटी बालों की लटें उसकी आंखों पर बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। वह उन्हें दौड़ते हुए अपने सांसों से चेहरे से उड़ा रही थी। उसका स्लिम और फिट फिगर ट्रैक सूट के अंदर भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, जिसे देख शौर्य खुद पागल हुए जा रहा था। इसकी खूबसूरती माया के समान थी, लेकिन माया एक मधुर बांसुरी थी तो ये एक रुद्रवीणा की तरह गहरी और आक्रामक लग रही थी। शौर्य के पास से जब वह लड़की निकल गई, उसके पीछे शौर्य भी दौड़कर चला गया। जब वह उसके बगल में पहुंचा तो वह बोला, और मेजर अद्विका परमार, क्या हाल है? अचानक शौर्य की आवाज सुनकर अद्विका की दौड़ने की लय बिगड़ गई और वह डगमगा गई। उसने खुद को तुरंत रोक लिया और शौर्य को आश्चर्य से देखने लगी। शौर्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इतने दिनों से कहाँ थे? कितने फोन किए तुम्हें पर तुम्हारा मोबाइल हमेशा बंद रहता है। ये सुनकर शौर्य बोला, मैं मुंबई में ही रहता हूँ तो यहाँ तो आ सकता हूँ, और पिछले 2 महीनों से मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया था। वैसे तुम कब वापस आए सियाचिन से? ये सुनकर अद्विका ने थोड़ा इधर उधर देखकर कहा, वो मेरा ट्रांसफर यहीं के आर्मी फोर्सेस के हॉस्पिटल में हुआ है, तो मुझे मम्मी पापा के साथ अब यहाँ रहना पड़ेगा। दादाजी भी रिटायरमेंट के बाद यहीं आ जाएंगे। ओह, तो ये बात है। एनीवे, वैसे तुम मुझे पिछले 2 महीनों से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही थी? शौर्य के इस सवाल पर अद्विका थोड़ा झेप गई। फिर उसने शौर्य को बात बनाते हुए बोला, मैं सोच रही थी कि एक बार तुमसे फिर मिल लूं और अपने ट्रेनिंग के बारे में पूछ लूं, तो मैंने आपको कॉल किया था। शौर्य ने जब ये सुना तो खुश होकर हंसते हुए बोला, मैं तो तुम्हें आज भी ट्रेनिंग दे दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्योंकि तुम्हें तो मैंने पहले ही अपनी शर्त बता दी है। ये सुनकर अद्विका का मुंह बन गया और बोली, क्या तुम हर उस लड़की को शादी के बदले ट्रेनिंग ऑफर करते हो? ये सुनकर अब शौर्य की बारी थी थोड़ा चौंकने की। फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, नहीं, इससे पहले सिर्फ अपने मंगेतर को थोड़ा बहुत सिखाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे मैं आगे कुछ सिखाता उससे पहले ही मैंने सगाई तोड़ दी। ये सुनकर अद्विका गुस्से से बोली, इसका मतलब उस लड़की का इसमें कोई दोष नहीं था क्योंकि तुमने खुद सगे तोड़ने की पहल की थी। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सख्त भाव से बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस लड़की ने मेरी आंखों के सामने दूसरे लड़के का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। अब अगर वह दूसरे से शादी कर रही थी तो फिर क्या मेरी सगाई बाय डिफॉल्ट टूट नहीं गई? इसीलिए मैंने खुद आगे बढ़कर मेरी सगाई तोड़ डाली, क्योंकि उसके परिवार के साथ मेरे अच्छे संबंध थे और मेरे बचपन की सारी अच्छी यादें उन्हीं से जुड़ी थी। ओह, आई एम सॉरी। वैसे ऐसी क्या कमी थी तुम्हारे अंदर जो उस लड़की ने तुम्हें ठुकराकर उसे चुन लिया? शौर्य ने जब ये सवाल सुना तो उसने अपने आसपास देखा और एक खाली बेंच की तरफ जाकर उस पर बैठ गया और अद्विका को भी बैठने का इशारा किया। फिर उसने आगे बोलना शुरू किया। उसे आज नहीं तो कल ये बात अद्विका को बतानी तो थी ही। दरअसल उसे एक अहिंसावादी और दयालु पति चाहिए था जो अपने दुश्मन को भी दया दिखाए और उसे माफ करे। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मैं मेरे दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करता। मेरे ख्याल से मेरे दुश्मन या कोई बुरे लोग अगर अपने पूरे होशो आवाज में बुराई के रास्ते पर चलते हैं, इसका मतलब उन्हें ये मालूम होता है कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन फिर भी अगर वे उस घटना को अंजाम देते हैं, इसका मतलब वे धर्म को भूल चुके होते हैं। इन्हें फिर एक बार धर्म का मार्ग बताना यानी किसी पत्थर के सामने बीन बजाने जैसे होता है। तो मेरे हिसाब से इसके लिए फिर हम एक ही काम कर सकते हैं और वह है उनका अंत। मैंने उसके सामने कई बुरे लोगों को मार दिया और कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए, जिस वजह से उसे मैं किसी शैतान की तरह लगने लगा जो लोगों के खून का प्यासा है। तो उसने ऐसे इंसान का चुनाव किया जो हमेशा मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करता है और उन्हें बचाता है, एक टिपिकल सुपरहीरो की तरह। लेकिन मैंने भी जान बचाने के लिए लोगों को मारा था। मैंने उन आतंकवादियों को उनके जड़ से देश से खत्म कर दिया था। तो क्या मैं सुपरहीरो नहीं था? अद्विका ने शौर्य की बात ध्यान से सुनी और वह बोली, एक तो वह भावनाओं में बह गई होगी या उसे उस लड़के का छोटी छोटी मदद करता हुआ चेहरा भा गया होगा। ये लड़कियों का प्रॉब्लम होता है, वे हमेशा बाहरी सुंदरता को अहमियत देती है और हर घटना को सिर्फ ऊपर से देखकर उसे जज करती है। तुमने ऐसी लड़की से पीछा छुड़ाकर अच्छा किया। तभी शौर्य अद्विका से कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे पास कोई कारण होगा और मैं अगर किसी की हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर देता हूं, क्या तुम्हें भी मैं किसी शैतान की तरह लगूंगा? ये सुनकर अद्विका बोली, मैं खुद आर्मी में हूं और कई बार तो मैं खुद सीज़फायर तोड़कर दुश्मनों पर हमला कर चुकी हूं। मेरे लिए मरना और मरना एक जैसा है। मैंने तो 2 बार अरेस्ट किए गए आतंकवादियों को खुद इंजेक्शन देकर तड़पा तड़पाकर मारा है। शौर्य ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसकी तलवार उसके दिमाग के अंदर से बोली, मास्टर, लगता है ये भी आपकी तरह एक साइको है। आपकी अच्छी जोड़ी जमेगी।
लोग ब्यूटी विद ब्रेन ढूंढते हैं लेकिन आपको ब्यूटी विद पावर मिल गई है, ये मौका मत छोड़ो। मैं तो कहती हूँ इसे अभी डायमेंशन के अंदर डाल दो, फिर हम इससे तुम्हारी शादी रचा देंगे। शौर्य ने उसकी ऐसी बात सुनी तो अपने सिर को झटका, क्योंकि उसे भी ऐसा हो कुछ ख्याल आ रहा था। तभी शौर्य के 12 बजे हुए देखकर अद्विका बोली, क्या हुआ, ऐसे कहाँ खो गए? शौर्य झट से होश में आया और बोला, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं बस सोच रहा था कि अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए तो क्या तुम अपने पति को भी इंजेक्शन लगा दोगी। ये सुनकर अद्विका हंस पड़ी और बोली, मैं उसे भला इंजेक्शन क्यों लगाऊंगी, उसे तो मैं रात में नींद में गला दबाकर मार दूंगी अगर उसने मुझे कोई धोखा देने की कोशिश की या मेरे पिता पीछे कोई ऐसी वैसी हरकत की। तभी शौर्य डरते हुए उससे दूर होते हुए बोला, कैंसिल, सब कैंसिल, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, भले तुम मुझसे शादी भी कर लो, तुम पहले ही इतनी खतरनाक हो, बाप रे क्या जमाना आ गया है। जब अद्विका ने ये सुना तो उसकी आंखें फैल गई और बोली, मैं भी तो तुमसे कहाँ शादी करने के लिए मारी जा रही हूँ, वो तो बस तुम्हारी खास युद्धकला मुझे सीखनी थी। भेड़िए जैसी शक्ल है तुम्हारी। तभी शौर्य भी ये सुनकर चिढ़ गया और बोला, तुम कहाँ कोई अप्सरा हो, चलती फिरती चुड़ैल हो तुम। मैं तुम्हारी जैसी खतरनाक लड़की को कभी भी कुछ नहीं सिखाऊंगा। खुद के लिए चुड़ैल शब्द सुनकर अद्विका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने तुरंत शेर के बाल पकड़े और उसे खींचना शुरू किया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी जिसे शौर्य छुड़ा नहीं पाया, इसीलिए शौर्य ने भी उसकी चोटी को पकड़ा और खींचने लगा। उनकी ऐसी हरकत देखकर आसपास के लोग उन्हें देखने लगे। तभी एक बुरी आवाज आई, शौर्य ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हें शोभा नहीं देता ऐसे चूहे बिल्ली की तरह लड़ना। ये सुनकर शौर्य ने झट से उसके बाल छोड़ दिए, मगर अद्विका खान मानने वाली थी। उसने अपना एक हाथ शौर्य के कानों की तरफ बढ़ाया और उसके कान को जकड़ लिया। इस बार भी शौर्य को दर्द नहीं हुआ पर उसे गुस्सा जरूर आया। शौर्य ने अद्विका के आंखों में देखा और फिर झटके से उसके चेहरे को अपने सामने लाया और उसे एक जोरदार किस कर दिया। उसके किस करते ही अद्विका उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, पर शौर्य ने उसे इस बार नहीं छोड़ा। कुछ सेकंड तक उसके ओंठों का स्वाद लेने के बाद शौर्य ने अपने ओंठों पर उंगली फेरी और बोला, मजा आ गया, अब अगर अगली बार मुझे फिर ऐसे मरोगी तो मैं बहुत कुछ करूंगा तुम्हें। तभी फिर वही बुरी आवाज आई, शौर्य क्या तुम इस लड़की को जानते हो? क्या मुझे बताओगे कि क्या हो रहा है? शौर्य ने फिर उस आवाज की दिशा में आखिर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं चीफ थे। शौर्य झट से खड़ा हो गया और बोला, दादाजी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस बातों बातों में हमारी बहस हो गई तो। हाँ बस मैं समझ गया, लेकिन क्या मुझे बताओगे कि ये लड़की कौन है? ये सुनकर शौर्य तुरंत बोला, ये उस बुढ़ाऊ विक्रम परमार की पोती है, मेडिकल विंग की मेजर अद्विका परमार। तभी चीफ के चेहरे के भाव बदल गए और फिर थोड़ा आवाज में नरमी लाकर बोले, ओह तो वो तुम हो, मैं खुद तुम्हारा बड़ा फैन हूँ, तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट के लोग व्हाइट डेथ कहते हैं। आज तुम्हें देख भी लिया। ये सुनकर अद्विका शौक होकर सवालिया नजरों से चीफ को देखने लगी तो शौर्य ने उसे बताया, ये मेरे दादाजी और देश के एक्स रॉ चीफ जो पिछले महीने रिटायर हुए हैं। अद्विका ने ये सुना तो उसे समझ नहीं आया कि इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। हड़बड़ाते हुए उसने पहले सैल्यूट किया, फिर झुककर उनके पैर छुए। इसे देख चीफ मुस्कुराए और बोले, कहाँ है वो विक्रम का बच्चा, उसके वजह मुझे स्पेशल फोर्स में से कोई एजेंट नहीं मिला मेरे पूरे कार्यकाल में। ये सुनकर अद्विका ने नजरें झुकाए और बोली, वो दादाजी अभी भी सियाचिन में है, उनकी रिटायरमेंट अगले महीने है। ये बात सुनकर दादाजी ने अद्विका के कंधे थपथपाए और बोला, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं विक्रम को कोस रहा हूं, पर मैं उसे अपना राइवल मानता हूं। उसने इस देश को जाबांज सिपाही दिए हैं और मैंने भी जाबांज एजेंट्स दिए हैं। हम दोनों में हमेशा ये दौड़ लगी रहती थी कि हम में से कौन बेहतर करता है। भले हमारे डिपार्टमेंट अलग थे, तुम्हारा दादाजी बाकी आर्मी यूनिट्स को उस लायक नहीं समझता है, इसीलिए तो आज भी एनुअल आर्म्ड फोर्स कंपटीशन में हमेशा माउंटेन रेट्स आगे रहते हैं। ये सुनकर अद्विका ने अपनी आंखें ऊपर उठा ली और चीफ को देखने लगी। तभी दौड़ते हुए वरुण और अरुण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले शौर्य को विश किया और फिर अद्विका को देखने लगे। तभी दादाजी बोले, बच्चों ये मेजर अद्विका है, तुम्हारे सर की होने वाली वाइफ, इन्हें भी विश करो। दोनों ने ये सुना तो उन्होंने अद्विका को भी हाथ जोड़कर विश किया, लेकिन दूसरी ओर अद्विका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। शौर्य भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी शौर्य ने अद्विका की ओर देखा और अपना सीना चौड़ा करते हुए उसे बोला, अद्विका ये दोनों मेरे पहले पूर्ण शिष्य बनने वाले हैं। बड़े का नाम अरुण है और छोटे का नाम वरुण है। ये सुनकर अद्विका पहले चौंकी, फिर उसका चेहरा उतर गया। शौर्य ने ये देखा तो उसे बड़ा अच्छा लगा।
वो भी यही चाहता था कि वह शौर्य से सीखने के लिए ही सही उसके शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करे। उसके बाद सब लोग गार्डन में थोड़ी देर तक टहलकर वापस अपने अपने घर चले गए। जब शौर्य घर पर पहुंचा तो सुबह का नाश्ता पहले ही टेबल पर रखा था और सारी लड़कियां उठकर किचन में वरुण की मां को मदद कर रही थी। तभी विराज जम्हाई देते हुए अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने चीफ को देखा वह एकदम होश में आया और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करके वापस नहाने चला गया। तभी चीफ बोले, ये कभी नहीं सुधरेगा, इसके आंखों की नींद क्यों जल्दी नहीं खुलती पता नहीं। अगर रात को जागना हो तो ये सबसे बेस्ट है, पर जब बात सुबह जल्दी उठने की हो तो इसके जितना लेट कोई नहीं सोता। सभी ने जब ये सुना तो वे लोग उस पर बहुत हंसने लगे। हंसी मजाक करते हुए सभी ने नाश्ता खत्म किया और अपने अपने काम के लिए निकल गए। इधर शौर्य के पास भी कोई खास काम नहीं था, तो उसने इन दोनों को दीक्षा देने की सोची। शौर्य हॉल में खड़ा हो गया और वरुण और अरुण को पास बुलाकर बोला, तुम दोनों की मैं आज से ट्रेनिंग शुरू करूंगा। मैं तुम्हें वह सब सिखाऊंगा जो मुझे आता है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात साफ बता दूं कि ट्रेनिंग के दौरान मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। दोनों बच्चों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद शौर्य ने अपना हाथ घुमाया और इन दोनों को डिमेंशियो के अंदर भेज दिया। इन दोनों को शौर्य ने डायमेंशन के अंदर अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिया। अब उन दोनों के सामने एक चुनौती थी जिसमें उन्हें जंगल के रास्ते आगे बढ़ना था। उन दोनों को जंगल में कई सारे अनजान खतरों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। कैसे होगी अरुण और वरुण की जिंदगी, अपने पहले ही दिन उन्हें शौर्य ने खतरे में डाल दिया था। क्या दोनों अपनी इस छोटी सी टेस्ट को पास कर पाएंगे? क्या शौर्य कभी अद्विका को ये युद्ध कला सिखाएगा? अब क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ एपिसोड 139 शागिर्दों का टेस्ट। वरुण और अरुण को शौर्य ने अपने डायमेंशन के अंदर जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया था। उसके बाद उसने उन्हें इस टेस्ट के नियम बता दिए। आज इन दोनों को इस जंगल को पार करना था, वो भी बिना घायल हुए। साथ ही उन्हें शौर्य ने दिशा भी निर्धारित करके दी थी। अब बस देखना यह था कि वे लोग इसे कैसे पार करते हैं। कुछ ही देर में टेस्ट शुरू हो जाती है और दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह से निर्धारित दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस वक्त असमान से शौर्य उन दोनों पर नजर गड़ाए बैठा था। दोनों बच्चों की उम्र कम थी मगर उनकी सूझबूझ बड़ी अच्छी थी। दोनों ने भी पहुंचते ही आसपास पानी का स्रोत ढूंढ निकाला। उसके बाद दोनों ने भी एक ट्रेन फौजी की तरह पहले तो उन्होंने पेड़ों की टहनियों को निकालकर उन्हें नुकीला बना लिया। फिर दोनों ने अपनी सांस को नियंत्रित करके एक निश्चित ताल में उन्होंने दौड़ लगा दी। शौर्य इस बात से बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने टेस्ट के अगले एलिमेंट को छोड़ दिया। ये दो जानवर थे और इनके सामने अब चुनौती रखी गई जो किसी समय शौर्य के सामने रखी गई थी। लेकिन इस बार दोनों बच्चों ने उन बच्चों और उनकी मां को भी बचा लिया था। ये देख शौर्य को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस टेस्ट में उनकी भूतदया को जांचा गया था और इसमें दोनों भी सफल हुए थे। शौर्य ने टेस्ट का अगला पड़ाव शुरू किया। इस पड़ाव में उसने दो छोटे जंगली जानवरों को अरुण और वरुण के सामने छोड़ दिया था। इस टेस्ट में इन दोनों की सूझबूझ और खुद को बचाने की होड़ को देखना था। दोनों भेड़ियों ने वरुण पर हमला किया। इस वक्त वरुण डर हुआ था मगर उसने अपने दिमाग का उपयोग किया और आसपास की परिस्थिति का जायजा लिया। वरुण ने तुरंत एक छलांग मारी और तेजी से एक कम मोटे पेड़ के तने को पकड़कर तेजी से उसके ऊपर चढ़ गया। दोनों भेड़ियों ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की पर वे दोनों कामयाब नहीं हुए। तभी शौर्य ने जंगल के दूसरी ओर देखा तो पाया कि अरुण ने एक भेड़ियों को पहले ही जख्मी कर दिया है। वह भेड़िया लंगड़ाते हुए अरुण के पीछे दौड़ रहा था तो दूसरा भेड़िया उस पर हमला कर रहा था, लेकिन अरुण ने अब तक खुद पर एक भी हमला होने नहीं दिया। कुछ देर बाद जब अरुण दौड़ते वक्त थक गया तो वह हिम्मत बांधकर अचानक पीछे पलट गया और अपने हाथ का धार नोक वाला डंडा उसने आगे कर दिया, जिस वजह से वह डंडा उस भेड़िए के कंधे में घुसेड़ दिया। डंडा जब उस भेड़िए के कंधे में आर पार हो गया, अरुण ने एक झटके से अपना डंडा निकाल लिया और तेजी से दौड़ने लगा। उसने कुछ ही देर में वह एक सुरक्षित जगह पहुंच गया। दोनों बच्चों की तेजी देख शौर्य भी खुश हो गया। इसके बाद अचानक दोनों भेड़िए गायब हो गए। उसके बाद शौर्य ने उन दोनों को नदी की ओर जाते हुए देखा। कुछ ही देर में दोनों भाई नदी के दोनों छोर पर आमने सामने खड़े थे। तभी शौर्य उनके सामने हवा से पानी की सतह पर उतरा और दोनों को देखते हुए बोला, तुम दोनों ने अपनी टेस्ट अच्छी तरह से पास की है और इसके इनाम में मैं आज तुम दोनों को इस नदी में डुबकी लगाने का मौका देता हूँ। इस वक्त अरुण और वरुण का ध्यान शौर्य के बातों पर बिल्कुल नहीं था। वे दोनों तो शौर्य के पैरों के नीचे पानी को देख रहे थे जिस पर शौर्य खड़ा था।
जब शौर्य को यह एहसास हुआ कि दोनों बच्चे उसकी ओर ध्यान नहीं से रहे हैं तो उसने उन्हें बिना पूछे ही सीधे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और बोला, क्या तुम दोनों भी मेरी तरह पानी पर खड़े रहना और हवा में उड़ने चाहते हो? तो एक बात बता दूं कि इसे तुम्हें सीखना होगा, इसे सिर्फ दूर से घूर के कुछ नहीं होने वाला। अब से इन छोटी छोटी बातों से शौक होना बंद करो और मेरी बातों पर ध्यान दो। इतना कहकर शौर्य ने उन्हें पानी में फेंक दिया। दोनों भाई जो हवा में बिना किसी सहारे के लटके थे पहले ही बहुत डर गए, मगर जब पानी में गिरे तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हुई। कि देर तक पानी में खुद को डूबने से बचाकर दोनों ने खुद को स्थिर कर लिया। इस दौरान उनके मुंह में बहुत सारा पानी पहले ही चला गया था। उसके बाद दोनों ने उसे बिना रुके पीना शुरू किया। कुछ ही देर में उनके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ और उनकी सारी थकान दूर हो गई। उनके अंतर्गत अंग भी ऊर्जा से तंदुरुस्त हो चुके थे। शौर्य ने उन्हें कुछ देर पानी में भीगने दिया, फिर उन्हें अपनी शक्ति से किसी जानवर के बच्चे की तरह उठाया और बाहर लाया। उन्हें बाहर लाने के बाद शौर्य ने वही लाल फल निकाले और उन्हें खाने के लिए दे दिए। उन्होंने जब उन फलों को खाया तो उनके शरीर से ढेर सारा काला तरल निकलने लगा। दोनों बच्चे डर के मारे घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी शौर्य उनके सामने आया और बोला, तुम दोनों मेरे शिष्य बन चुके हो तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में बता दूं। अभी जिस पानी में तुम दोनों नहा रहे थे वह आध्यात्मिक पानी है जिसे बाहर की दुनिया में हमारी कंपनी 2 लाख रुपए प्रति बोतल के हिसाब बेचती है। और अभी जो तुमने फल खाया था उसके अंदर एक खास तरह का तत्व है जो तुम्हारे शरीर के अंदर से सारी गंदगी को निकालकर बाहर फेंकता है। अब जो तुम अपनी त्वचा पे काला तरल देख रहे हो वह एक प्रकार की गंदगी है जो तुम्हारे शरीर के अंदर रहती है। जब ये गंदगी एक बार आपके शरीर से निकल जाती है तो आपका शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, जिसके बाद तुम्हारा शरीर साधना के योग्य बन जाता है। अब तुम दोनों खुद को साफ कर लो और उसके बाद हम तुम्हारे साधना के लिए दूसरी जगह जाएंगे। जैसे ही शौर्य ने अपनी बात खत्म की दोनों बच्चों ने नदी के अंदर तुरंत छलांग मार दी। कुछ ही देर में दोनों ने अपने आप को साफ कर लिया और फिर नदी से बाहर आ गए। शौर्य उसके बाद उन्हें दूसरे साफ सुथरे टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स दे दी। शौर्य ने उसके बाद दोनों के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें दोनों को लेकर वह टेलीपोर्ट हो गया। अगले ही पल तीनों महल के अंदर थे। दोनों लड़कों को माया ने और बाकी बची लड़कियां जो यहाँ रहती थी उन्होंने उन्हें देखा तो वे सब चौंक गई, लेकिन उससे ज्यादा हैरान तो दोनों लड़के थे। उन्होंने जब माया, चित्रा और बाकी लड़कियों को देखा तो उनके मासूम दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इसे देख शौर्य ने दोनों के सिर पर एक चपत लगाए और बोला, वे सब लोग बहुत शक्तिशाली है और इनमें से कुछ लोग इंसान नहीं है, इसलिए इन्हें घूरना बंद करो और अब मेरे पीछे आओ। दोनों बच्चों ने अपनी नजरें झुका ली और शौर्य के पीछे चले गए। तभी न रहकर वरुण बोला, सर ये सारी लड़कियों आपकी गर्लफ्रेंड्स है। जब शौर्य ने ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। शौर्य ने अपने एक्सप्रेशन सख्त किए और बोला, वे सारी लड़कियां मेरी बहनों की तरह हैं और वो दोनों खूबसूरत बालाएं इंसान नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल चुके होंगे। अब तुम दोनों अंदर आओ और मेरे सामने बैठ जाओ। शौर्य के निर्देशों के अनुसार दोनों बच्चे उसके सामने बैठ गए। शौर्य ने फिर अपने ज्ञान को उनके माथे पर हाथ रखकर उनके मस्तिष्क में ट्रांसफर कर दिया। कुछ ही देर में दोनों बच्चों को शौर्य ने भैरव साधना के निम्न स्तर की तकनीक और तांडव युद्धकला का ज्ञान दे दिया। जब दोनों बच्चों को साधना और उसकी गहराई की जानकारी हुई दोनों को मानो कोई शौक लगा हो। कुछ देर बाद शौर्य ने उन्हें उनके लिए 2 अलग अलग साधना चैम्बर दे दिए। उसके बाद शौर्य ने माया को उनकी जिम्मेदारी दे दी और वह खुद वहां से बाहर चला आ गया। बाहर आते ही चीफ और उनके बहू ने बच्चों के बारे में पूछा तो शौर्य ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि वे दोनों अगले 2 महीनों तक ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं। वे दोनों अब सीधा 2 महीनों के बाद वापस आ जाएंगे। आप लोगों को अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब शौर्य ने उन्हें इस बात की गारंटी दी कि दोनों बच्चे अब सेफ हैं तो चीफ और उनकी बहू ने चैन की सांस ली। इसके बाद शौर्य अपने कमरे में चला गया और उसने सिस्टम से कहकर उसकी मिशन पर गई उन लड़कियों से कांटेक्ट किया और उनसे पिशाचों और कली के करंट लोकेशन के बारे में जानकारी मांगी। लेकिन अभी तक वे लोग इस काम में सफल नहीं हुए थे। अब तक उन्हें बस इतना पता चला था कि पिशाचों का ठिकाना साइबेरिया के पहाड़ी इलाकों में है, लेकिन उनके किले का कोई ठिकाना उन्हें नहीं मिला। इसके बाद शौर्य ने सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से रिकॉर्ड की और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी शौर्य को उसके बड़ी चाची का फोन आया। शौर्य ने झट से फोन उठा लिया और बोला, माँ बोलिए क्या बात है, आपने मुझे इतनी रात को कैसे कॉल किया? ये सुनकर उसकी बड़ी चाची दूसरी ओर से बोली, हमने तो तुम्हें कोई फोन करने का प्लान नहीं बनाया था, मगर क्या करूं मुझसे रहा नहीं गया।
तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए दिवाली में ये सरप्राइज ट्रिप प्लान की है। वे लोग कल शाम तक वहां पहुंचने वाले हैं। अगर कोई लड़की तुम्हारे घर पर रहती होगी तो उसे तुम अभी बाहर हकाल दो। तुम्हारे दादाजी को ये सब अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर शौर्य पहले थोड़ा चौंक गया, फिर उसने शर्माते हुए कहा, आप भी नमा, अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो लड़की तो अब चली गई है मेरी जिंदगी से, तो फिलहाल घर पर जो लोग हैं वे सब मेरे कंपनी के हैं और साथ ही विराज और भाभी भी यही है। आप बिंदास कला जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सभी को एक खास जगह घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। शौर्य के बात पर माँ भी बहुत खुश हुई और उन्होंने फिर इधर उधर की बातें की और फोन रख दिया। फोन पर बात खत्म करके शौर्य अपने कमरे में आराम करने लगा। जब डिनर का समय हो गया तो वह नीचे आ गया। उसने देखा कि सभी लोग डिनर टेबल पर उसका इंतजार कर रहे हैं। शौर्य ने आते ही विराज को पास ही रखी मैगजीन उठाए और फेंक कर मारा और बोला, साले कमाने, तुझे अगर पता था कि कल सभी परिवार वाले यहाँ आ रहे हैं तो मुझे बता दिया होता। ये सुनकर विराज की आंखें बड़ी हो गई, फिर उसने अपना सिर हिलाया और बोला, मुझे पता था बड़ी चाची कोई बात अपने पेट में नहीं रख सकती और तू तो उनका खास लड़का है, तो उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। शौर्य ये सुनकर एकदम से चुप हो गया और उससे आगे कुछ नहीं बोला गया। फिर सभी ने पेट भर खाना खाया और सोने के लिए चले गए। इस वक्त विराज और इशिका को उनके DIG का मैसेज मिलता है और उन दोनों को तुरंत वहां से जाना पड़ता है। ये देख शौर्य भी कुछ काम न होने के वजह टाइम पास के लिए उन दोनों के साथ चला जाता है। शौर्य, इशिका और विराज जब कमिश्नर ऑफिस पहुंचे तो उन्हें असली मांजरा समझ में आया। इस वक्त उनके सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उस लड़की ने ऑफ शोल्डर गाउन पहना था जो उसके अंत को कुछ ज्यादा की प्रदर्शित कर रहा था। उस लड़की की बैठने के स्टाइल की वजह से उसके गाउन की स्लीट से उसकी टांगें पूरी की पूरी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप भी किया हुआ था। शौर्य ने जब उसे देखा तो वह भी अपनी नजरें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में उसकी भाभी बैठी थी और उसने इस वक्त उसके कमर पर ऐसी चिकोटी पकड़ी थी कि भले शौर्य को दर्द न हो रहा हो पर उसे अपने स्किन पर खिंचाव जरूर महसूस हो रहा था। उसने उस लड़की को घूरने बंद किया और उसकी बात को सुनने के लिए रेडी हो गए। उस लड़की ने फिर अपनी सारी समस्या उन तीनों के सामने बताना शुरू किया। दरअसल इस लड़की का नाम कृतिका मेहरा था और वह बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है। इस वक्त वह खुद के लिए प्रोटेक्शन मांगने के लिए आई थी। कुछ दोनों से कुछ लोग उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग उसके पिता उमाकांत मेहरा के दुश्मन हैं जो बिजनेस की वजह से इस वक्त कृतिका को टारगेट करना चाहते हैं। कृतिका जब बात कर रही थी तो उसके अंदर का घमंड साफ झलक रहा था। उसने अपने अंदाज में कहा, ऑफिसर आपको जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन मुझे 24 तारांकन 7 प्रोटेक्शन चाहिए। मेरे पिताजी आपको बहुत पैसे देंगे अगर आप मुझे इस मैटर के शांत होने तक प्रोटेक्ट करते हैं। उसकी अकड़ भरी बातें सुनकर इशिका का मन कर रहा था कि अभी उसे पकड़कर पीट दे, लेकिन जब उस लड़की की नज़र शौर्य पर पड़ी तो उसकी आंखें फैल गई। क्योंकि पहले उसने शौर्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया था, लेकिन जब उसने शौर्य को देखा वह तुरंत दौड़कर शौर्य के पास गई और किसी पागल फैन की तरह उसका हाथ पकड़कर बोली, मिस्टर शौर्य, आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मुझे आपके इंटरव्यू के हर वो डायलॉग याद है। ये देख शौर्य को अब जाकर याद आया कि वह अब कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहा है। मीडिया की वजह से अब हर कोई उसके बारे में जानता है। उसने अपने माथे पर उंगलियां फेरी और बोला, मैं कोई शौर्य नहीं हूं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं विराज सर का भाई हूं। इतना कहते हुए शौर्य ने चेहरे पर थोड़ा बदलाव किया जिस वजह से उसकी शक्ल में थोड़ा बदलाव आ जाता है। शौर्य उस लड़की को ध्यान से देखने के लिए बोलता है। जब उस लड़की ने उसे ध्यान से देखा उसके अंदर की फैन गर्ल मानो जैसे अचानक मर गई हो, उसके व्यक्तित्व में अचानक एकदम से बदलाव आया और फिर वह वही घमंडी अकदूर लड़की बन गई जो थोड़ी देर पहले थी। ये सारी बात विराज और इशिका शांति से देख रहे थे। विराज ने इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए कृतिका से कहा, कृतिका मैडम देखिए, हमें पहले इस मामले के जड़ तक जाना पड़ेगा और आपके दुश्मनों को बिना भनक लगे हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं और इशिका आपके साथ रहेंगे। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर उस लड़की ने भी घमंड के साथ कहा, ये अच्छी बात है, अगर आप दोनों मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं तो मैं आपको 2 लाख रुपए अपनी तरफ से दूंगी। ये सुनकर शौर्य अचानक हंस पड़ा और बोला, अरे मैडम, आपको पता भी है हमारी फैमिली के बारे में। हम दोनों भाई अग्निहोत्री खानदान से हैं। हमारा परिवार रॉयल परिवार है और तुम हमें 2 लाख रुपए देने की बात कर रही हो। ये पैसे का घमंड अपने घर में रखो।
ये सुन उस लड़की की भौहें तन गई और वह कुछ बोलने वाली थी, तभी इशिका खड़ी हो गई और कृतिका को हाथ से पकड़कर उसे बाहर लेकर गई। क्या इशिका और विराज कृतिका को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्या शौर्य इस बार इसमें टांग अड़ाएगा? कौन है वो लोग जो कृतिका को किडनैप करना चाह रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड 140 कृतिका और उसके पिता। विराज और इशिका के साथ शौर्य पुलिस स्टेशन के अंदर एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा था, जिसका घमंड पानी की तरह झलक रहा था। ये थी कृतिका, जो कि एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। कृतिका की परेशान ये थी कि कुछ दिनों से उसके पिता के दुश्मन उसके पीछे पड़े थे। वे लोग उसे किडनैप करवाना चाहते थे। पिछले किडनैपिंग से बाल बाल बचने के बाद कृतिका आज यहाँ पुलिस के पास मदद मांगने आई थी, लेकिन हमेशा की तरह उसका घमंड शौर्य को चुभने लगा। जब कृतिका ने पैसे की बात की तो शौर्य ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया। मैडम, विराज और इशिका दोनों भी किसी आम परिवार से नहीं है जो आप उसे पैसों का लालच दे सको। अगर आपको प्रोटेक्ट करना कानून के अंदर बैठता है तो थे सिक्योरिटी मिल सकती, वरना अगर तुम्हें भाड़े के गुंडे तो मार्केट में ऐसे ही किलो के भाव पर मिलते हैं, जाकर खरीद लो। शौर्य की बात कृतिका को बहुत चुभी थी। शौर्य को इसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर बहुत मजा आया। इस वक्त शौर्य अकेला ऐसा था जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। इशिका और विराज अपने यूनिफॉर्म में थे। इस वजह से कृतिका उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, कमिश्नर सर, आपका ये हवलदार कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं है? इसे थोड़ी तमीज सिखाए। कृतिका का शौर्य को ऐसे बोलना विराज को फन्नी लगा। वह हंसते हुए बोला, मैडम जी, ये हवलदार नहीं है। तभी बीच में ही शौर्य बोला, भाई मेरा इंट्रो रहने दे, इस घमंडी लड़की का काम हाथ में लेते हैं और चलते हैं। शौर्य के कहने पर विराज ने कृतिका के प्रोटेक्शन के लिए इशिका को अपॉइंट किया था, और इशिका उस रात कृतिका के साथ जाने वाली थी। शौर्य ने परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान रखकर इशिका को डेथ गॉड बॉक्स से दिया और उसका आकार एक लॉकेट जीतना करके उसके गले में टांग दिया। साथ ही उसे इशिका के एक बूंद खून से एक्टिवेट भी कर दिया था। शौर्य के लिए इशिका को बचाना जरूरी था। उसका कृतिका की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं था। इशिका और कृतिका के वहां से जाने के बाद शौर्य ने कृतिका की जानकारी सिस्टम से कहकर निकाली, लेकिन जो उसके सामने आया वो देख शौर्य का पूरा चेहरा लाल हो गया। सिस्टम ने उसकी जानकारी के साथ उसकी कुछ सीक्रेट फोटोशूट को भी शौर्य के सामने पेश किया। इन तस्वीरों में कृतिका बहुत कम कपड़े पहनकर फोटोशूट कर रही थी। साथ ही कुछ फिल्म इंडस्ट्री के चुप राज भी सामने आए। इस राज में ही छुपा था उसके किडनैपिंग का असली कारण। उसके पिता बलवंत सेन एक समय के जाने माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेसमैन थे, लेकिन जैसे ही कृतिका ने फिल्मों में काम करना शुरू किया, उनके संबंध अंडरवर्ल्ड और ड्रग लॉर्ड से सीधा होने लगे। उन्होंने उन लोगों के कहने पर चोरी छिपे कई ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों को भारत में लाना और उन्हें बेचना शुरू किया था। लेकिन पंजाब में हुए कुछ स्कूली बच्चों की मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन बच्चों की मौत का कारण उसके लाए हुए ड्रग्स थे। साथ ही उसी दौरान शौर्य ने कई आतंकवादी अड्डे और यहाँ के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड को खत्म कर दिया था। उसके साथ भारत के अंदर बनी वह फैक्ट्री भी एक ही रात में राख कर दी थी। इन सभी बातों की वजह से बलवंत सेन ने इस धंधे से अपने आप को अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये बात उन ड्रग डीलर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने इसी बात के लिए उसे सबक सिखाने की ठान ली और फिर कृतिका और उस पर कई सारे हमले कर दिए। अब असली कारण तो शौर्य को पता चल गया था। उसने तुरंत इस इंफॉर्मेशन को इशिका के साथ शेयर कर दिया। इसी रात मुंबई के पोर्ट पर एक यॉट आकर रुकती है। उसके अंदर से एक लंबे बालों वाला अफ्रीकी आदमी और उसके साथी भारत में चोरी चुप प्रवेश करते हैं। माँ को, सर आपको भारत में इस वक्त नहीं आना चाहिए था। 2 महीनों से भारत के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। अगर पुलिस को आपके आने की बात पता चली तो वे लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से वह विराज तो बड़ा ही टेढ़ा इंसान है। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, फिर सामने वाले को सीधा गोली मार देता है। अगर आपको यहाँ कुछ हो गया तो हम ऊपर क्या जवाब देंगे? तभी मार्कोस, जो वह अफ्रीक था, वह बोलता है, ज्यादा बकवास मत करो, मैं मार्कोस हूँ, मेरा इस अरब सागर पर अकेले का राज चलता है। मैं चाहूँ तो बड़े बड़े देशों को मेरे कदमों में झुका सकता हूँ। तुम्हारे देश की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। मैं तुम्हारे देश के अंदर एंट्री ले चुका हूँ, पर मुझे पकड़ने कोई नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ के लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। मार्कोस का खुद पर इतना विश्वास देख उसे लेने आया हुआ भारतीय एजेंट चुप हो गया। ये एजेंट था मुन्ना, जो मुंबई के अंदर के सारे ड्रग्स को कंट्रोल करता था। मुन्ना के अंडर बाकी लोग पूरे ड्रग्स को देश के कोने कोने में फैलाते हैं। मार्कोस और उसके आदमी मुन्ना के फार्म हाउस पर चले जाते हैं।
मार्कोस का यहाँ आने का मकसद था बलवंत को किसी भी तरह धंधे से बाहर जाने से रोकना। अगर बलवंत बाहर निकल जाता है तो उसकी सेफ एंट्री खत्म हो जाएगी। दरअसल बलवंत अफ्रीकी देशों से रॉ मटेरियल के तौर पर कई तरह के सामान लाता था। इन सामानों में वह कई जड़ी बूटियां, कपास, फल, जानवरों की स्किन और साथ ही कई जंगल में मिलने वाले प्रोडक्ट्स। और वह इस धंधे में कई सालों से था। उसके सामानों की शुरुआती दिनों में अच्छे से जांच होती थी, लेकिन ऐसा होना धीरे धीरे बंद हो गया। कस्टम ऑफिसर्स अब उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे थे। अब तो कई सालों से उसका माल चेक होना बंद हो चुका था। साथ ही बलवंत भी इन अफसरों को खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। इसी बात का फायदा मार्कोस और उसके लोगों को होता था। अगर इस वक्त बलवंत धंधे से बाहर चला जाता है तो मार्कोस के सारे धंधे पर पानी फिर जाएगा। बलवंत जितना साफे एक से उसे कोई और नहीं दे सकता था। इसी वजह से मार्कोस किसी भी हाल में बलवंत को अपने धंधे में बनाए रखना चाहता था। इस बात का सबसे आसान तरीका था कृतिका, क्योंकि बलवंत की जान कृतिका में बसती थी। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद मार्कोस ने अपने साथ आए दूसरे अफ्रीकी और यूरोपियन लोगों को देखा और बोला, तुम लोगों के पास सिर्फ आज का दिन है। मुझे आज रात को वह लड़की मेरे सामने चाहिए। और बलवंत अपने घुटनों पर। दूसरी ओर बलवंत सेन अपने घर पर अभी भी टेंशन में शराब के घूंट पर घूंट पिए जा रहा था। उसके काले कारनामों के बारे में कृतिका को कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से आज जब उस पर हमला हुआ तो उसने सीधा पुलिस स्टेशन जाने का फैसला लिया, जिसकी बलवंत को नहीं कोई उम्मीद थी न तो पता। जब कृतिका इशिका को अपने साथ लेकर घर पर पहुंची तो उसने बलवंत को टेंशन में इधर उधर घूमते हुए देखा। दूसरी ओर इस वक्त इशिका अपने मोबाइल को स्क्रॉल करके शौर्य द्वारा भेजी गई जानकारी को देख रही थी। जब उसने सारी जानकारी पढ़ी तो उसके होश उड़ गए थे। इशिका ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि बलवंत ही देश के अंदर ड्रग को लेकर आता है। उसने उस इन्फॉर्मेशन को 2 बार और पढ़ लिया। उसके बाद उसने वह इन्फॉर्मेशन अपने डीआईजी को भेज दी। अंदर आते ही बलवंत ने इशिका को पुलिस यूनिफॉर्म में देखा। वो भी कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक कमिश्नर। इसे देख बलवंत के तो पसीने छूट गए थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आज एक पुलिस ऑफिसर यहाँ क्या कर रही है और क्यों आए है यहाँ। बलवंत ने कृतिका को सवालिया नजरों से देख तो कृतिका अपना गला साफ करते हुए बोली, पापा ये कमिश्नर इशिका है। जब मैंने आज इनसे पुलिस प्रोटेक्शन मांगी तो ये खुद मेरे साथ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। इशिका एक ऐसी ऑफिसर थी जो फिलहाल डेपुटेशन पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आई थी। डीआईजी के सामने उसके अलावा इतने हाई प्रोफाइल लड़की के केस को हैंडल करने के लिए कोई और नहीं था, तो उन्होंने उसे ही सीधा भेज दिया था। बलवंत को पहले तो बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उसके अपनी बेटी नाम पुलिस को इस बात में इन्वॉल्व किया था, जो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। बलवंत ने एक गहरी सांस ली और पहले तो खुद के डर को शांत किया। फिर उसने इशिका को एक स्माइल दी और उसका स्वागत किया। इशिका, जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही पढ़ ली थी, उसने बलवंत को देखकर एक मुस्कान दी और अपनी गर्दन हिलाई। उसका ये इशारा बलवंत को ये कह रहा था कि बेटा मुझे सब पता है। दूसरी ओर जिस फार्म हाउस पर मार्कोस रुका था वहीं से थोड़ी दूरी पर एक साया बिनाकुलर लेकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उस साये ने जब मार्कोस को देखा और कंफर्म किया कि ये मार्कोस ही है, उसने अपने कम्युनिकेटर से किसी को फोन लगाया और कहा, शेरा मार्कोस फार्म हाउस पर पहुंच गया है। उसे पकड़ने की तैयारी करो और टीम के साथ यहां आ जाओ। साथ ही विराज को भी खबर कर दो कि मार्कोस को पकड़ने के लिए उसे भी यहां आना होगा। हम मार्कोस को हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी ओर से आवाज आए, एजेंट आलिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम सच में एक शेरनी हो यार, मुझे तुम पर नाज है। मैं अभी विराज को कांटेक्ट करता हूं और फिलहाल तुम सिर्फ अपनी नजर बनाए रखो, मैं कुछ ही देर में टीम के साथ पहुंचता हूं। इतना कहकर शेरा ने कॉल एंड कर दी थी। ये रॉ एजेंट आलिया थी जिसे शौर्य ने कराची के ऑपरेशन में बचाया था और आज वह मार्कोस को ट्रैक करते हुए यहां तक पहुंची थी। दरअसल रॉ ने उसे ये मिशन वापस आने के बाद दिया था। उसे सिर्फ मार्कोस की हर हरकत पर नजर रखनी थी और उसकी खबर भारत में पहुंचानी थी। मार्कोस एक इंटरनेशनल क्रिमिनल था, लोकल ड्रग डीलर। अगर ड्रग लॉर्ड्स थे तो मार्कोस ड्रग्स की दुनिया का बादशाह था। कांगो के जंगलों में वह आदिवासियों को पकड़कर जबरन उनसे काम कराकर लेता है और उनसे जंगलों में अफीम की खेती भी करवाता है और यहाँ उत्पादित अफीम को सीधा कोकेन और अन्य ड्रग्स में तब्दील करके उन्हें दुनिया भर में बेचता है। कहा जाता है कि ड्रग्स की दुनिया में ये खुद पाब्लो एस्कोबार से भी बड़ा नाम है। आज वही मार्कोस भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश को अपना मार्केट बनाने के सपने को बचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वह रॉ के रडा पर आया था।
इधर आलिया से अपडेट लेने के बाद शेरा ने विराज को कांटेक्ट किया। इस वक्त विराज शौर्य के साथ पुलिस स्टेशन में बैठकर शौर्य ने दी हुई जानकारी को पढ़ रहा था। तभी विराज का फोन बजा और शेरा ने दूसरी तरफ से कहा, एजेंट विराज, आज रात हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि एजेंट आलिया ने अब अभी खबर दी है कि इंटरनेशनल ड्रग एम्परर मार्कोस मुंबई में आया है और आज रात हम उसे पकड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर विराज ने शौर्य को देखा जो उसके बगल में बैठकर उसे ही देख रहा था। इस वक्त शौर्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। इसे देखकर विराज ने अपनी थून गटक ली और शेरा से बोला, एजेंट शेरा, मेरे साथ एजेंट शौर्य भी है। शौर्य का नाम सुनते ही शेरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे वह अहमदाबाद वाले आतंकवादी बेस की यादें सामने दिखाई देने लगी। उसके मुंह से एक नाम अपने आप निकला, मौत का देवता। विराज ने ये सुना तो उसने हंसते हुए कहा, नहीं, मौत का बाप है वो, और इस वक्त मेरे सामने बैठकर मुस्कुरा रहा है। शेरा ने कहा, विराज, मैं बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं कि इससे निपटने के लिए शौर्य आ रहा है। मैं आलिया को भी बता देता हूं। बस एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो मार्कोस को जिंदा पकड़ो ताकि हम उसका सौदा बाकी देशों से कर पाए। तुम्हें तो पता है कि डिप्लोमेटिक संबंधों में ऐसे क्रिमिनल्स एक ऐसे की तरह होते हैं। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, एजेंट शेरा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इस बात को संभाल लूंगा। ये शौर्य की आवाज थी। अपनी बात खत्म करने के बाद शौर्य अपनी जगह पर खड़ा हुआ और विराज को देखने लगा। विराज ने अपने दोनों हाथ आगे किए और उन्हें नामे हिलाया। शौर्य इसे देखकर बोला, डरपोक एजेंट हो तुम। इतना कहकर शौर्य वहीं हवा में गायब हो गया। शौर्य के गायब होते ही विराज ने एक गहरी सांस ली और फिर इस बारे में इशिका को एक मैसेज भेज दिया। इधर मार्कोस इस बात से बेखबर कि उसकी मौत उसकी तरफ बढ़ रही है, उसने अपने काबिल लोगों को बलवंत के घर पर हमला करने भेज दिया था। वह अब बैठकर अपने लोगों का इंतजार कर रहा था कि कब उसके आदमी बलवंत और उसके बेटी को उसके पास उठाकर लाएंगे। बलवंत सेन के घर पर बलवंत अपने स्टडी रूम में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। इशिका और कृतिका अपने कमरे में बैठकर लड़कियों वाली बातें कर रही थी। तभी इशिका के फोन पर विराज का मैसेज फ्लैश हुआ। उसे कृतिका ने देखा। इशिका ने विराज का नाम हब्बी नाम से सेव किया था। इस वजह से कृतिका को लगा कि ये इशिका के पति का मैसेज होगा, तो उसने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तभी इशिका ने जब मैसेज देखा तो वह उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने ऊपर की ओर सिर किया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, उन लोगों को मरते वक्त ज्यादा तकलीफ मत होने देना। उनकी आत्मा को नर्क में अच्छी से अच्छी सजा देना। इशिका की अजीब प्रार्थना देख कृतिका को कुछ समझ नहीं आया। इशिका भी साज गती तो उसने हंसते हुए कहा, आज कुछ लोगों की बहुत बुरी मौत होने वाली है क्योंकि खुद मौत का देवता आज उन्हें मारने के लिए जा रहा है। ये क्या बोल रही हो तुम? कृतिका ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। इशिका उसे जवाब देते हुए बोली, वह लड़का जो मेरे साथ था वह कोई आम लड़का नहीं है, उसे हमारे डिपार्टमेंट में मौत का देवता कहते हैं, क्योंकि वह अपने टारगेट्स को सीधे खत्म करने में यकीन रखता है। उसे कानून व्यवस्था पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सुनकर कृतिका के आंखों के सामने शौर्य की तस्वीर आई। उसे बार बार ये लग रहा था कि उसने शौर्य को कहीं देखा है, मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। इधर फार्म हाउस से कुछ दूरी पर आलिया मार्कोस पर मजार रखे हुए थी। तभी अचानक उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह जोर से अपने जगह से उछली और तेजी से पीछे पलट गई। उसके सामने शौर्य उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। कैसी है मेरी शहजादी आलिया? क्या मेरी याद में इतनी पागल हो चुकी है कि तुम मेरे पीछे पीछे मुंबई चली आए हो? ये सुनकर आलिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह जब भी शौर्य को देखती उसकी धड़कनें तेज हो जाती और वह उसके आंखों में खो जाती थी। वहीं हाल शौर्य का भी होता था, मगर सिर्फ आंखों के लिए। शौर्य क्या आलिया को भी पसंद करता है? क्या शौर्य मार्कोस को जिंदा पकड़ पाएगा या फिर बिना कुछ बोले उसे वह मार देगा? क्या इशिका कृतिका को बचा पाएगी? अब क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड आप लोग प्लीज सपोर्ट KRO। प्लीज आप लोग कमेंट भी KRO।